नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में निश्चित ही 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं भारत का मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों, हम पहले ही बता देते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसको रिपीट में 1.5 इसके स्पीड से देख सकते हैं। तो देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। अगला इंपॉर्टेंट है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था। याद रखिएगा, देवल बंदरगाह को। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किए थे? मुल्तान पर। याद रखिएगा, मुल्तान पर। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इसी तरह सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा सिक्का प्रचलन प्रारंभ किया था। अरबों ने क्या सब प्रारंभ किया था? ऊँट पालन, खजूर की खेती, ये सब सिंध के द्वारा शुरू किया गया था। इसी तरह आगे अगला पॉइंट है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? आप लोगों को याद होगा, बाबर जो कि तुर्की था, तुर्कों के द्वारा। इसी तरह अगला है, तुर्की में गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट वर्ष 2000 का है बोल रहे हैं यार, वर्ष 712 में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी करने वाला कौन शासक था? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। अगले ही वर्ष मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण भारत पर किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगला पॉइंट है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत पर किस हिंदू शाही शासक ने पराजित किया था? किसको? जयपाल को पराजित किया था वो सुबुक्तगीन गजनी। इसी तरह इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 225 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के द्वारा गुजरात के शासक कौन था? भीम प्रथम। याद रखिएगा, गजनवी के समय भीम प्रथम। आगे इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 227 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपदा को लूटना, न कि साम्राज्य की विस्तार करना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य पूछा जाता है, जो कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसी तरह अगला पॉइंट देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? अल-बुरूनी। कितना बार पूछा गया है, देख लीजिएगा अच्छा से। अल-बुरूनी द्वारा किताब उल हिंद। याद रखिएगा, अल-बुरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उत्बी द्वारा किताब उल यामनी, और फिरदौसी को पूर्व का होमर द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी, किताब उल यामनी की रचना उत्बी, और शाहनामा का लेखक फिरदौसी, जो कि फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। अगला लाइन, मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1175 में मुल्तान पर किया था। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीम द्वितीय। याद रखिएगा, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भीम प्रथम था, जो कि मोहम्मद गजनवी के हार गए थे। मोहम्मद गजनवी से भीम प्रथम हार गए थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किए थे 1178 में, तो उस समय भीम द्वितीय थे, जो कि मोहम्मद गौरी को हराए थे, जिसका मूल नाम मूलराज था। अगला पॉइंट है, तराइन का प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक 1191 में, एक 1192 में। एक में मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था, एक में मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और द्वितीय में मोहम्मद गौरी। यहीं से दिल्ली सल्तनत में का नींव डाला था। इसी तरह आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। याद रखिएगा, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? मोहम्मद गौरी, इंपॉर्टेंट है। आगे है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त करने और इसे अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने? याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, जो कि गौरी का एक साधारण दास था जिसको बंगाल बिहार विजय के लिए भेजा गया था, जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, यालदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सक्सेस और सफल कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे, जिन्होंने दिल्ली वंश की नींव रखी थी यहीं से। इसी तरह अगला देख लेते हैं, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, यहीं से आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 ईस्वी से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी तक दिल्ली सल्तनत रहा था। इसमें कुल मिलाकर 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्रम याद रखिएगा दोस्तों, क्रम पूछा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अच्छा से पढ़िएगा तो वैसे भी याद हो जाएगा, इसमें ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गुलाम वंश का कुछ इंपॉर्टेंट शासक के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के नींव रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आया आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच आराम शाह, जो कि 8 महीने के लिए आए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसी तरह आगे देखते हैं, इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 रहा था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान से इंपॉर्टेंट है। 1236 से 1239, मात्र 3 वर्ष के लिए शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, ये सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना न है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन बलबन, जो कि बलबन के कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे लास्ट है गुलाम वंश का क्यूमुर्स, जो कि पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? क्यूमुर्स। इसी तरह देख लेते हैं हम खिलजी वंश से संबंधित कुछ शासक। खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका कार्यकाल 1290 से 1296 तक रहे थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच शासन किए थे। आगे देख लीजिएगा। इसी तरह उसके बाद कौन आया था? तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। इसी तरह देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देख लेते हैं सैयद वंश में, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां को माना जाता है। इसी तरह देख लेते हैं लोदी वंश से संबंधित। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी को माना जाता है, जो कि 3 शासक हुए मुख्यतः, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय के लिए लोदी वंश रहे थे, सबसे कम समय के लिए खिलजी वंश। आगे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक से कुछ क्वेश्चन। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉर्मली दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि 1210 से 1236 ईस्वी के बीच शासन किया था। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्वामित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विद्रोहों का दमन, नवीन प्रकार का सिक्के का प्रचलन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुर्कान ए चहलगानी का गठन,
इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जो कि बलवन आगे जाकर इसको समाप्त कर दिया था। इसी तरह इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना था, याद रखिएगा। इसी तरह कुतुब मीनार में भी इसका योगदान था, कुतुब मीनार बनने में। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन एवं कुतुबी वंश, इल्तुतमिश शमसी वंश और बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में 3 वंश मुख्यतः कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलवनी वंश भी शासन किए थे। और आप लोग इन पूरा डिटेल के लिए आप देख सकते हैं इसका जाके। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही चर्चा करेंगे, जो कि लास्ट टाइम एग्जाम में आपको जहाँ से गलती होने की संभावना रहती है वो नहीं हो, इसी कारण से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहता है। विजयनगर में हम पूरा ये डिटेलिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के राजवंश किसके दरबार में कौन यात्री आए थे। आप लोग को पूरा देखना है तो आप बुक से देख सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा नहीं। इसी तरह हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में ही सिर्फ चर्चा कर देते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। लास्ट टाइम में इसको रिवाइज करके जाइएगा तो निश्चित ही रूप से कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश देख लेते हैं। यात्री, देश, शासक और विवरण। सबसे ज़्यादा यात्री और शासक पूछा जाता है, जैसे निकोलस कॉन्टी इटली यात्री था, किसके शासन में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम। इस तरह इंपॉर्टेंट है अब्दुल रज्जाक, जो कि फारस यात्री था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। पायस, जो कि पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के दरबार में। यही दोनों याद रखिएगा। अब बाद में कि नीचे जितना भी है कृष्णदेव राय होने की संभावना ज़्यादा रहता है। निकोलस कॉन्टी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, पायस कृष्णदेव राय और बारबोसा जो कि पुर्तगाली है, कृष्णदेव राय के दरबार में। सीजर फ्रेडरिक जो कि सदाशिव राय के दरबार में। नुनीज, याद रखिएगा, नुनीज से भी पूछा जाता है। अच्युत राय, नुनीज जो कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है इसी में। निकितिन जो कि रूसी यात्री था और मोहम्मद तृतीय के समय आए थे भारत। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, जैसे कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी तरह अष्टप्रधान की बात की जाए तो वह शिवाजी के दरबार में रहते थे, वह शिवाजी के दरबार में। नवरत्न की बात की जाए तो वह अकबर के दरबार में रहते थे। तालीकोटा और का युद्ध जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, 1565 ईस्वी में हुआ था। आगे है राज संस्थापक और इसके राजवंशी, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। जैसे बरार फतह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक थे, इसका राजवंश था इमाद शाही वंश, बराड़ का, याद रखिएगा, इमाद शाही। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, और यह आदिल शाही वंश से संबंधित थे। अहमदनगर के मलिक अहमद और निजाम शाही से संबंधित थे। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा, जो कि गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही वंश से संबंधित थे। लास्ट है बीदर, जो कि अमीर अली बीदर संस्थापक थे और बड़िद शाही वंश से संबंधित थे। इस सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजापुर और गोलकुंडा, याद रखिएगा। आगे है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ चर्चा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट दीवान ए मुक्त खराज की विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर व सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के वर्ग के। फिरोज तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपने वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खाने जहाँ को। आगे इंपॉर्टेंट है विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तुगलक वंश के समय। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? चौधरी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। हक ए सर्व क्या है? एक सिंचाई कर है। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है, जैसे जजिया, जक़ात, खम्स और खराज। याद रखिएगा, जजिया और खराज गैर मुसलमान से लिया जाता था। जजिया और खराज, याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, जजिया और खराज गैर मुसलमान से लिया जाता था।
जो कि जजिया एक धार्मिक कर है, लेकिन खराज एक भू राजस्व कर है। इसी तरह जक़ात मुसलमान से ली जाने वाली धार्मिक कर है। और खम्स खम्स तो लूट से प्राप्त, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि खम्स या खुम्स, जो कि एक लूट का कर है, जो कि 1/5 सुल्तान को एवं 4/5 सैनिक में बांटा जाता था। इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके समय अलाउद्दीन के कार्यकाल में 1/5 सैनिक को दिया जाता था और 4/5 अपने रख लिया जाता था। याद रखिएगा, खम्स एक लूट का कर है। इसी तरह आगे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन है, सिक्कों के बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के काल में अंकित हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह। इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल किस शासक ने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इसी तरह आगे देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजील का तात्पर्य क्या है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। याद रखिए, फवाजील मतलब फाजिल से या सेंस से याद रखिएगा, अतिरिक्त धनराशि। जवाबित क्या था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक राजकीय कानून से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश शासक फिर से देखिए, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा, निरंकुश शासक के नाम से बलबन को जाना जाता है। इसी तरह आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभाग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। दीवान विजारत वित्त विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत नियंत्रण विभाग से है। दीवान मुक्त खराज कृषकों के बकाया भूराजस्व से है। दीवान कोही कृषि विभाग से है, जो कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। दीवान कजा न्याय विभाग से। दीवान इंसा, याद रखिएगा, पत्राचार विभाग। दीवान अर्ज, जो कि बलबन के द्वारा सैन्य अभियान। दीवान रिसालत विदेश, जो कि याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, रिसालत। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान बंदगा दास विभाग, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश। नाम से ही पता चलता है, इक्ता, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह आगे है, सल्तनत काल में सुल्तान की सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत के नाम से। इक़्तिदारों पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल में भूराजस्व की दर सामान्यतः कितनी प्रतिशत होती थी? 20 से 25% तक। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी, याद रखिएगा, आरिज मुबालिक सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। बरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग का। सदर उस सदर धार्मिक विभाग का। आमिर आखुर अश्व विभाग का, याद रखिएगा, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वशाला आखुर। सर जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू करने वाला। याद रखिएगा, आरिज मुबालिक सैन्य विभाग से और बरीद मुबालिक गुप्तचर विभाग से। सदर उस सदर ही पूछा जाता है धार्मिक विभाग से। आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर को कहा जाता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला और साहित्य, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाता है। अगर एग्जाम 2 दिन बाद है तो इस चैप्टर को या इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से ही रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत स्थापित कला और साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज तुगलक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा। तूत-ए-हिंद के नाम से अमीर खुसरो, जिसका जन्म पटियाली एटा में हुआ था। भारत में कौन सा मकबरा जो कि सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में है? बलबन का मकबरा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली में। इसी तरह देख लेते आगे, तब डाटा को देखेंगे। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख मिलता है? फतवा ए जहांदारी में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों किस भाषा का संरक्षण था? फारसी का।
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, फारसी भाषा का संरक्षक था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र से माना गया है? सितार को, जिसका सितार का खोज अमीर खुसरो को जाता था। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार को सुशोभित किया था या देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगीत में तबला का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक लिखी है? राणा कुंभा। सेठ समय क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कुछ डाटा देख लेते हैं। सल्तनत काल में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखा था, और इसका अगला 2 मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा, शेष तीसरा और चौथा और 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो मूलतः कुतुब मीनार में 3 शासक का रोल है, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था कुतुब मीनार का। इसी तरह देख लेते कुवत उस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश अपना खुद मकबरा बनाया था। हौज ए शमसी इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है बलबन का मकबरा, बलबन भी अपना मकबरा स्वयं बनाए थे। आगे इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, जामत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाय दरवाजा पूछा जाता है, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उखा मस्जिद एक अलग नाम है, मुबारक खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सीरी का किला और हौज ए अलाई दरवाज़ा। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ कुछ याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप लोग, देख लीजिएगा। इसी तरह अगला फैक्ट है ग्रंथ और लेखक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगीत राज के लेखक का नाम है राणा कुंभा। राग मल्लाह पुरक विट्ठल, इंपॉर्टेंट न है। तारिक ए दिल्ली खुसरो, ताजुम मासिर हसम निजामी। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट है वही बोलेंगे। तारिक ए हिंद अलबरूनी, तारिक ए मुबारक शाही याहिया बिन सर अहमद सर हिंदी। फिर से तारिक ए मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद सर हिंदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फतवा है जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। आगे है खजाइन उल फतू अमीर खुसरो, याद रखिएगा। तारिक ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ, तोलक नामा अमीर खुसरो, फतवा ए फिरोज शाही, याद रखिएगा, फिरोज शाह, जो कि फिरोज शाह का आत्मकथा जो कि खुद लिखा है फिरोज शाह तुगलक। तारिक ए यामनी उतबी के द्वारा, तारिक ए नासरी मिजाज उल सिराज के द्वारा, रेहला इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में भक्ति आंदोलन से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि भारत के संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकालीन समय में फैले हुए थे। आप मैप से देख सकते हैं, जैसे कि कबीर, रैदास, पल्लवाचार्य, तुलसीदास, ये मुक्त यूपी में। इसी तरह असम में शंकर देव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, असम के लिए शंकर देव, पश्चिम बंगाल के लिए चैतन्य देव, और जैसे मीराबाई गुजरात से। जो इम्पोर्टेंट आप देख लीजिएगा, जैसे रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश से। इसी तरह साउथ इंडिया से कुछ है, माधवाचार्य कर्नाटक तमिलनाडु के एरिया से, निम्बकाचार्य तमिलनाडु से, शंकराचार्य केरल से। क्वेश्चन पूछा जाता है, शंकराचार्य का संबंध केरल से, निम्बकाचार्य तमिलनाडु से, माधवाचार्य कर्नाटक से, रामानुजाचार्य जो कि आंध्र प्रदेश से है, ज्ञानदेव महाराष्ट्र से है, तुकाराम महाराष्ट्र से है, रामदास भी महाराष्ट्र से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ मत है जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य, याद रखिएगा। अद्वैत मतलब शंकर भगवान एक अद्वैत है, अद्वैतवाद से याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, भगवान राम विशिष्ट है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, याद रखिएगा। द्वैताद्वैतवाद
द्वैताद्वैत 2 बार बोला जाता है, तो निम्बकाचार्य 2 बार एनर्जी लगाना पड़ता है। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। द्वैतवाद माधवाचार्य, याद रखिएगा, द्वैतवाद सबसे इजी है, द्वैतवाद माधवाचार्य। ये सब भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद। ऊपर का 5 याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नीचे वाला नहीं पूछा जाता है। इसी तरह कुछ देख लेते हैं संत और उसके संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित है, बस इतना। एकनाथ वड़करी समुदाय से। रामदास बौद्ध धरकरी संप्रदाय से, याद रखिएगा। शंकरदेव महापुरुषनीय संप्रदाय से। और निम्बकाचार्य, याद रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निम्बकाचार्य, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित था। गुरु नानक सिख संप्रदाय से, तो सबको पता होगा। नित्यानंद स्वामी चैतन्य पंथ से। तो भक्ति आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है उसका चर्चा कर लिए हैं। इसी तरह आगे देखते हैं कुछ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे श्रृंगी पीठ मैसूर में, याद रखिएगा, श्रृंगी पीठ मैसूर में। गोवर्धन पीठ पुरी में। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, याद रखिएगा। इसको उत्तरी बोला जाता है, ज्योतिष पीठ को उत्तरी पीठ भी कहा जाता है और श्रृंगी पीठ को दक्षिणी पीठ भी कहा जाता है। उड़ीसा गोवर्धन पीठ को पूर्वी और शारदा पीठ को पश्चिमी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी मैसूर में और पूर्वी पुरी में उड़ीसा में, और शारदा पीठ जो कि पश्चिमी है गुजरात में। ज्योतिष पीठ जो कि सबसे उत्तरी है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अब देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश का फ्लो चार्ट देखेंगे सिर्फ, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुगल वंश जो कि 1526 से 1857 के बीच मुगल वंश का राज रहा था। इसमें मुगल वंश का मकबरे से कुछ देख लेते हैं कि शासक का मकबरा कहाँ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहता है। जैसे बाबर का मकबरा पहले पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले गया इनको। तो 2 जगह इसका याद रखिएगा, आगरा या काबुल। हुमायूं का दिल्ली। अकबर का सिकंदरा जो कि आगरा में है। जहांगीर का लाहौर शहादरा। शाहजहां का आगरा। औरंगजेब का औरंगाबाद जिसे दौलताबाद कहा जाता है। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से बाहर किस मुगल शासक का मकबरा है। तो इसमें 2, बाबर जो कि काबुल वर्तमान अफगानिस्तान में है। इसी तरह जहांगीर जिसका वर्तमान पाकिस्तान लाहौर शहादरा में है। तो भारत के बाहर 2 मुगल शासक, बाबर और जहांगीर। इसी तरह देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट से क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा अच्छा से तो माइंड मैपिंग हो जाएगा इससे। तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम कुछ चर्चा कर दे रहे हैं, जैसे बहादुर शाह जो कि उत्तर मुगल काल में आए थे औरंगजेब के बाद, जिसके मुअज्जन के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से। और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर या रंगीला बादशाह, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता था। इसी तरह अकबर द्वितीय को मिर्जा अकबर के नाम से। आगे देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ के निवासी थे? फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान के। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश तथा माता के पक्ष में चंगेज खान मंगोल वंश के थे। खानवा के युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गए थे, जिसे मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं, अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं आगे, इंपॉर्टेंट सिर्फ देखेंगे। अच्छा बताइए, हुमायूं के असीमित मृत्यु के कारण अकबर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक कालानौर पंजाब में, उसके बाद एक दिल्ली में। इसी तरह औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर औरंगजेब रहता है। आगे देख लेते हैं, अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? याद रखिएगा, खान एक खाना की उपाधि।
अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से संबंधित रखा था? कछवाहा के साथ। याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और हेमू के बीच हुआ था। आगे इंपॉर्टेंट है, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर में जाया करते थे? ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के दरबार में। आगे इंपॉर्टेंट है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध नीति आयने दहसाली पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा 1582 में कौन सी धर्म की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल। याद रखिएगा, महाभारत की फारसी अनुवाद रजमा नामक में फैजी के द्वारा किया गया था, जिसमें बदायूं भी शामिल था। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है, 1518 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई थी। इसी तरह देख लेते हैं अकबर की विजय अभियान, जैसे गोंडवाना पे 1564, चित्तौड़ पे 1568, कलिंजर अभियान पूछा जाता है 1570 में। इसी तरह देख लेते हैं हल्दी घाटी 1576 और असीरगढ़ की किला, जो कि अकबर का लास्ट अभियान था, 1601 ईस्वी में किया गया था। इसी तरह देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट, अकबर के समकालीन शासक नहीं पूछा जाता है, देख लीजिएगा। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? 1576 में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर से। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारत कहाँ निर्मित करवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी थी? आचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे है, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखकों ने किया था? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी तरह देख लेते हैं अकबर की महत्वपूर्ण कार्य, जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर टोटली देखेंगे तो दास प्रथा के अंत किया था 1562 में, अकबर को हरम दल से मुक्त 1562 में ही, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति पूछा जाता है 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, इबादत खाने में सभी धर्म का प्रवेश 1578 में। इसी तरह देख लेते इलाही धर्म की स्थापना 1582 में और इलाही संवत 1583 में। इसी तरह लाहौर राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। याद रखिएगा, एक बार फतेहपुर सीकरी और एक बार लाहौर ले गए थे राजधानी को 1585 ईस्वी में। अकबर के नवरत्न में तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। इसी तरह देख लेते हैं मुगल प्रशासन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसिंह देवनागरी लेख में युक्त सिक्के चलाए थे? अकबर। मुगल शासन में प्रचलित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? दाम। याद रखिएगा। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को कहा जाता था सरकार। याद रखिएगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सेकेंड, ठीक, आगे देखते हैं। विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में क्या कहा जाता था? मदद ए मास। इसी तरह देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मुगलकालीन भारतीय राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। इसी तरह देख लेते हैं किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जहांगीर, जो कि औरंगजेब के द्वारा भी तंबाकू या दारू शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी तरह आगे देख लेते हैं, मुगलकालीन सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? मंगोलों के दशमलव पद्धति पर। इस तरह इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी के अंतर्गत 2 अस्पा जिसके पास 2 घोड़े और सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था लागू किसने किया था? जहांगीर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसी तरह देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुगलकालीन उच्च अधिकारी, जैसे दीवान इंसा डाक संबंधी कार्य का देखरेख करता था। दीवान वजारत आय विभाग से संबंधित था। दीवान कजा न्याय विभाग से। याद रखिएगा, दीवान कजा न्याय विभाग से। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग से। याद रखिएगा, बरीद गुप्तचर विभाग से।
दीवान आरिज सैन्य भर्ती रसद शिक्षा के लिए। इसी तरह देखते हैं दीवान रिसालत, याद रखिएगा रिसालत विदेश विभाग से। आगे इम्पोर्टेंट है मोहतसिब नैतिक आचरण के देखरेख के लिए। वाकिया नवीस समाचार पत्र लेखक के लिए। खुफिया नवीस गुप्तचर पत्र। दरोगा ए इम्पोर्टेंट है, दरोगा एक डाक जो कि एक गुप्तचर विभाग होता था। आगे इम्पोर्टेंट है मीर आतिश शाही तोपखाना के लिए। इसी तरह देख लेते हैं आगे अगला इम्पोर्टेंट लाइन, मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखते थे। इसी तरह आगे देख लेते हैं मुगल स्थापित संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। याद रखिएगा जितने भी शासक हुए वह फारसी भाषा में किताब और दरबारी भाषा थे, लेकिन बाबर की था बाबरनामा तुर्की भाषा में, तुजिक ए बाबरी जो कि उसके बाबरनामा को फारसी में लिखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट है औरंगजेब का कौन सा यादृंत बजाने में कुशल थे? वीणा। बाबर की पुत्र गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत माना जाता था? मोहम्मद रिजा खां को। दस्तान ए आमिर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद के द्वारा। अब्दुल समद के द्वारा इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी? हजमानामा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल सैन्य चित्रकला का प्रारंभ किस शासक काल के समय हुई थी? हुमायूं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक काल के समय हुई थी? तो हुमायूं के समय। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुगल काल में मदरसे की मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाने में विशिष्टता प्राप्त करने की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उदाहरण में से पहली आगरा के किले में मोती मस्जिद। याद रखिएगा, जब आगरा के किले में मोती मस्जिद पूछा जाए तो उसका आंसर शाहजहां होगा, लेकिन दिल्ली में मोती मस्जिद पूछा जाए तो उसका आंसर औरंगजेब होगा। तथा दूसरी है लाल बलुहा पत्थर से बनी दिल्ली की जमा मस्जिद, जिसमें विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें, अनेक गुंबद मस्जिद थे। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं मुगल स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा। जैसे शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में शेरशाह का। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर मली, फतेहपुर सिकरी, अकबर। जहांगीर महल आगरा में अकबर के द्वारा, अकबरी महल आगरा में अकबर के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट है आगरा का किला आगरा में अकबर के द्वारा। दीवाने आम और दीवाने खास फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, दीवाने आम दीवाने खास, अगर फतेहपुर सिकरी की बात की जाए तो वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अगर दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली या आगरा में रहे तो वो जहांगीर के द्वारा बनाया, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, आगरा और दिल्ली का। इसी तरह आगे देख लेते हैं पंचमहल, जिसे हवा महल कहा जाता है, फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुलंद दरवाजा। याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। याद रखिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, जो कि जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। आगे इंपॉर्टेंट है इत्माद उल्लाह का मकबरा, जो कि आगरा में है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, जहांगीर का मकबरा जो कि शाहदरा लाहौर में है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। इसी तरह दीवाने आम दीवाने खास आगरा शाहजहां के द्वारा। शीश महल आगरा शाहजहां के द्वारा। खास महल शाहजहां। नगीना मस्जिद शाहजहां। जामा मस्जिद शाहजहां। मच्छी भवन शाहजहां। मोती मस्जिद शाहजहां। याद रखिएगा, मोती मस्जिद अगर आगरा पूछा जाए तब तो शाहजहां होगा, लेकिन यही आगरा की जगह अगर दिल्ली लगा दी जाए तब औरंगजेब होगा। आगे है जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा। दीवाने आम दीवाने खास दिल्ली में शाहजहां के द्वारा।
हुमायूं के मकबरे में दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। हुमायूं के मकबरे में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसके मकबरे में 4 बाग पद्धति और दोहरे गुंबद का प्रयोग शुरू हुआ था। तो हुमायूं के मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं मुगल कालीन साहित्यकार, इंपॉर्टेंट है। रामायण का फारसी अनुवाद कराया था बदायूं के द्वारा। भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था राजा टोडरमल के द्वारा। योग वरिष्ठ फारसी अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का फारसी सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र फारसी अनुवाद मोहम्मद मौलाना शाह शाहवादी के द्वारा। लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी के द्वारा। इसके अलावा देख लेते अकबरनामा का फारसी अनुवाद अबुल फजल के द्वारा। बावरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा फारसी अनुवाद गुलबदन बेगम। तुजु के बाबरी बाबर, तुजु के, याद रखिएगा, तुजु के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। इसी तरह देख लेते आगे पॉइंट, तुजु के जहांगीरी मोतविंद खान, याद रखिएगा, मोतविंद खान के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इकबाल नामा एक जहांगीरी मोतविंद खां बख्शी के द्वारा। तबकात ए अकबरी, याद रखिएगा, तबकात ए नासरी नहीं अकबरी है, फारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहां इनायत खान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शाहजहां नामा फारसी में इनायत खां। और आगे देख लेते हैं आलमगीर नामा मिर्जा अहमद कासिम के द्वारा। इसी तरह पादशाह नामा, याद रखिएगा, पादशाह नामा SI मेंस में पूछा गया था, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, पादशाह नामा। इंपॉर्टेंट साहित्य है, इसको फिर से एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे रामायण बदायूं के द्वारा, भगवत गीता राजा टोडरमल के द्वारा, योग वरिष्ठ दारा शिकोह, अथर्ववेद सरहिंदी, पंचतंत्र फारसी में मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी के द्वारा, लीलावती फैजी के द्वारा। इसी तरह इंपॉर्टेंट अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा, बावरनामा अब्दुल रहीम खाने के द्वारा, हुमायूं नामा गुलबदन के बेगम के द्वारा, तुजु के बाबरी बाबर के द्वारा। इसी तरह इंपॉर्टेंट है शाहजहां नामा इनायत खां और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट है पादशाह नामा, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगला आगे देखते हैं मुगल काल में एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा किसका है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनाने एवं दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्ती की आकृति से सजाने के चलन आरंभ हुआ है। इस सजावट का पद्धति पितरादुरा कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, BPSC में पितरादुरा क्या है पूछा गया था। आगे देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था, जो कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, जिसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में पहली बार किया गया था। पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इसी तरह आगे देख लेते हैं हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, इसी तरह फर्रुखसियार, जहांदार शाह, रफ़ी उद्दौलाजात, इस सबको दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके तीनों शहजादे को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल अस्र, याद रखो, उसर, नादिर उल उसर के। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन कहाँ के निवासी थे? कहाँ स्थित थे? ग्वालियर में। रामचंद्रिका रसक प्रिया की रचना केशव दास के द्वारा की गई थी। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकारी शैली किन भारतीय शैली की सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी और फारसी। याद रखिएगा, 3 शैली का है, भारतीय, ईरानी और फारसी शैली की। आगे है पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था? इम्तादुल्ला के मकबरे में। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल क्या है? चित्रकला की विभिन्न शैली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, नाम है स्कूल लेकिन चित्रकला की एक शैली है। संस्कृत में अलायुद्दीन नामक छोटे उपनिषद की रचना किसने करी थी? अकबर के द्वारा।
भारतीय शास्त्रीय संगीत फारसी में सबसे अधिक पुस्तक की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। इसी तरह आप देख लेते हैं, इससे मुगल वंश देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देख लेते हैं मराठा राजवंश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लास्ट है, देख लीजिए मराठा राजवंश का फ्लो चार्ट देख लीजिए, किसके बाद कौन शासक आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन सिर्फ बोल दे रहे हैं। मोड लिपि का प्रयोग मराठा के समय हुआ था। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व से है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समय अष्टप्रधान रहते थे। शिवाजी अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा ने किसके साथ किया था, किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मैकलम के सामने। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि पिछले ऐसा पीटी में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मराठा की हार हुई थी। आगे है 1700 में आगे 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा सैनिक ने किया था? ताराबाई। संभाजी के पश्चात मराठा को किस सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किनके हाथों में चल गया था? ताराबाई के हाथों में। इसी तरह आगे देखते हैं बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर हत्या कर दी। आगे इंपॉर्टेंट है, शिवाजी ने मुगल को किस युद्ध में हराया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सालहर और सलहेर के युद्ध में हराया था। शिवाजी का अष्टप्रधान में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लीजिए। अमात्य किसको कहा जाता था? वित्त मंत्री को। सुमंत, याद रखिएगा, सुमंत या दरबारी विदेश विभाग के दरबारी को कहा जाता था। नवीस चिटनीस, याद रखिए, चिटनीस मतलब चिट्ठी, पत्राचार विभाग से। शिवाजी जिसे पेशवा कहा जाता था अष्टप्रधान को। वाकिया नवीस जो कि गृह मंत्री से संबंधित है। न्यायाधीश न्याय विभाग से। सेनापति या सर एस नौबत सेना विभाग से। पंडित राव धर्म एवं दान विभाग से। शिवाजी का दिन अष्टप्रधान के सभी पद अस्थायी थे और वंशानुगत नहीं थे। शिवाजी का दिन अष्टप्रधान सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत थे। यह राजा की इच्छा परंतु कार्य करता था। अगला लास्ट पेज है विविध, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर वीडियो लंबा हो गया होगा दोस्तों तो इसको स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और अक्सर यहाँ से स्टूडेंट गलती करता है। इसी कारण से आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं मिसलेनियस। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। आगे इंपॉर्टेंट है, और औरंगजेब को बंगाल शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? याद रखिएगा, फर्रुखसियार। एक गोलकुंडा का शासक भी फरमान जारी किया था। आगे इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के शासक जेल उल आबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा था। याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर जेल उल आबिदीन को कहा जाता था। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर। सीर ए अकबर की रचना दारा सिकोह के द्वारा। हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक चिलखलीज खान, याद रखिएगा। नादिर शाह आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के समय। अगला इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग को राजकाज के लिए सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राजवंश के संस्थापक हसन गंगू को 1347 ईस्वी में किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हितो प्रदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली के द्वारा। आगे इंपॉर्टेंट है, जंतर मंतर की स्थापना जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। विश्व के सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। अगला देखते हैं, मुस्लिम शासकों को किसने पराजित कर जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह तृतीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट, मुगल ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किए थे? फारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि को दी जाने वाली उपज को पोलज कहा जाता था, याद रखिएगा, पोलज। इसी तरह सिख के 10 गुरु थे, इसका क्रम देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। प्रथम गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माना जाता था। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, जो कि गुरुमुखी लिपि और लवन प्रथा का प्रचलन किया था, लंगत और पंगत प्रथा। गुरु के तीसरे गुरु है गुरु अमरदास। अगला गुरु के चौथे है गुरु रामदास, जो कि अमृतसर
की स्थापना की थी। सबसे इम्पोर्टेंट है पांचवें गुरु जो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। इसी तरह अगला है गुरु छठे गुरु हरगोविंद सिंह जो कि अकाल तख्त की स्थापना किए थे। इसी तरह हर राय और हरकिशन सातवें और आठवें। नब्बे है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नब्बे और 10वें। नब्बे गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जो कि औरंगजेब द्वारा फांसी पर दी गई थी। याद रखिएगा, 2 सिख गुरु को मुगल द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। एगो पांचवें गुरु अर्जुन देव जहांगीर के द्वारा, और 90 गुरु तेग बहादुर जो कि औरंगजेब के द्वारा। सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, जिसका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 ककार याद रखिएगा, केस, खंगा, कृपाल, कच्छा और कड़ा, अनिवार्य रूप से गुरु पद की समाप्ति की थी तथा गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित किया था। इसी तरह लास्ट पॉइंट है, सिखों के चौथे गुरु गुरु संत रामदास को अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की, जो कि आगे चलकर गुरु अर्जुन देव ने वहाँ पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, आज जितना भी क्वेश्चन का डिस्कशन देखे हैं, निश्चित ही आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।